Good morning everyone, myself Abhishek Sharma. Welcome to Mac classes. So today we are going to discuss general sciences. मैं आपको बता दूं जो जनरल साइंसेस का पोर्शन है, मतलब सामान्य विज्ञान का जो पोर्शन है वो बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आता है, जैसे कि हमारा एसएससी है, बीईओ है, यूपीपीएससी है, यूपी ट्रिपल एससी है, जितने भी वनडे एग्जाम हो, लेखपाल हो, वीडियो हो, रेलवे, एनटीपीसी, कोई भी एग्जाम आप उठा के देख लो, किसी के भी पेपर उठा के देख लो, आपको जनरल साइंसेस के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और जनरल साइंसेस एक ऐसा मेजर पोर्शन है जो अगर आप एग्जाम में पढ़ के नहीं जाते हो तो आपका जो मेरिट है वो हो सकता है बहुत डाउन हो जाए, और आपको पता है 1 नंबर से लोगों के सिलेक्शन रुक जाते हैं। तो इस पोर्शन को, ये जनरल साइंस के पोर्शन को एकदम सीरियसली लेना है। जो साइंस बैकग्राउंड का नहीं होता, मतलब आर्ट्स का, हिस्ट्री, ज्योग्राफी है ना, इकोनॉमी, पॉलिटी, जो इन बैकग्राउंड से आते हैं वो इसको बहुत हलवा समझते होते हैं, यार क्वेश्चन कैसे हम टैकल करेंगे, इसको कैसे लगाएंगे, कैसे हल करेंगे। तो अब आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इस लॉकडाउन को बेहतर बनाने के लिए हम एक पूरी सीरीज़ लेके आए हैं जिसमें पूरा जनरल साइंसेस लाइन टू लाइन आपको कवर करके दिखाएंगे, पूरा कवर करके बताएंगे, और आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम्स में बाहर नहीं जाएगा। मैं जितना भी पढ़ाऊँगा इस टाइम पे आपको ड्यूरिंग लॉकडाउन एक भी क्वेश्चन आपसे बाहर नहीं जाने वाला है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं जनरल साइंसेस से। आपको पता है किसी भी बैकग्राउंड से हो, आप आर्ट्स से हो, फिर किसी से भी बैकग्राउंड से हो, लेकिन आपको इतना तो पता होगा कि साइंस को हम लोगों ने बेसिकली मोटा मोटा कितने पार्ट में डिवाइड किया है? 3 पार्ट में। कौन कौन सा? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ये जो मेजर पोर्शन है जनरल साइंसेस का वो बायो के अंडर कवर किया जाता है। फिजिक्स केमिस्ट्री आती है, लेट सपोज अगर 10 क्वेश्चन आते हैं आपके पूरे जनरल साइंसेस में, तो 2 से 3 क्वेश्चन फिजिक्स से, 1 से 2 क्वेश्चन केमिस्ट्री से, और 7 से 8 क्वेश्चन किस में आते हैं? आपके बायो से, ठीक है। ये एक मेजर एक क्राइटेरिया है। ये अलग अलग एग्जाम के लिए वैरी भी कर सकता है, किसी में 20 क्वेश्चन आते हैं, किसी में 25 क्वेश्चन, किसी में 10, किसी में 8। तो मैंने आपको परसेंटेज वाइज बता दिया कि अगर 10 क्वेश्चन किसी एग्जाम में आ रहे हैं तो किस हिसाब से आपका वेरी करने वाला है, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है। तो आपको बताएं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के कौन कौन से 2 पार्ट होते हैं। मेजरली हमने किस किस पार्ट में डिवाइड किया है? हमारा प्लांट, जिसके अंडर हम प्लांट की स्टडी करते हैं, और दूसरा क्या है? एनिमल्स, जिसके अंडर विच हम किसकी स्टडी करते हैं? एनिमल्स की, ठीक है। प्लांट की स्टडी को क्या बोलते हैं? बॉटनी, और एनिमल्स की स्टडी को क्या बोलते हैं? जूलॉजी, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है। बॉटनी को हिंदी में क्या बोलते हैं? वनस्पति विज्ञान। क्या बोलते हैं? वनस्पति विज्ञान। और जो हमारा जूलॉजी होता है उसको क्या बोलते हैं? प्राणी विज्ञान, ठीक है। बात समझ में आती है। तो ये हमारा मोटा मोटा यहाँ पे इतनी बात खत्म होती है कि हमने बायो को 2 पार्ट में डिवाइड किया, बॉटनी और जूलॉजी, ठीक है। अब हमारा जो मेजर पोर्शन है वो बायो से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। किससे स्टार्ट करते हैं? बायो से। अब बायो से स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। आपको पहले एक थीम डेवलप करनी पड़ेगी। हमारी लाइफ, आप, हम, कोई भी सेल, कोई भी यूकैरियोट, प्रोकैरियोट, बड़े बड़े टर्म इतने सारे मैं बोल रहा हूँ, ये सारे कहाँ से आए, है ना। हमारी लाइफ की ओरिजिन कहाँ से हुआ, कहाँ से हमारी लाइफ की ओरिजिन हुई, कहाँ से हम लोग आए, तो इसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो हम लोग बात करें लाइफ की या फिर इवोल्यूशन की। हम लोग कैसे एग्जिस्ट हुए, हम कैसे हैं, मतलब मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, प्राणी है ना, पूरा प्राणी जगत है, इंसान है, आपके घर में चूहा रहता है, कॉकरोच रहता है, तो ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट कैसे करी। तो आप सबको पता होगा, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, या आपने जो आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं उन्होंने भी पढ़ा होगा, एक बहुत बड़ा ह्यूज थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ था। क्या हुआ था? बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था, है ना। और उससे क्या हुआ? सारी चीज़ें बनी, और इसको एक थ्योरी दी जाती है। इस थ्योरी का क्या नाम बोलते हैं? बिग बैंग थ्योरी, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है। बिग बैंग थ्योरी हुई। बिग बैंग थ्योरी जो पूरे इस यूनिवर्स के क्रिएशन को, ये यूनिवर्स कैसे बना, इसको डिस्क्राइब करती है, ठीक है। बहुत सारे लोग बहुत थ्योरीज देते हैं, बहुत सारे साइंटिस्टों ने डिफरेंट थ्योरीज दी। एक इस सदी के, मतलब 20वीं सदी के सबसे बड़े साइंटिस्ट हुए स्टीफन हॉकिंग। उन्होंने क्या थ्योरी दी थी? कॉस्मिक पेनिस्पर्मिया थ्योरी। क्या बोला था उन्होंने? कॉस्मिक पेनिस्पर्मिया थ्योरी। इसके अंतर्गत वो बताते हैं कि किस तरीके से जो हमारी लाइफ है वो स्पोर्स से आई। स्पोर्स का मतलब ये समझिए, ऐसे समझिए आप कि लेट सपोज आपके यहाँ कोई पिज़्ज़ा डिलीवर करने आता है, और आपने पिज़्ज़ा खाया, और पिज़्ज़ा का छोटा सा टुकड़ा आपने गमले में लगा दिया, और फिर क्या हुआ? आपने देखा कि उस गमले से बहुत सारे पिज़्ज़ा के पेड़ निकल रहे हैं। तो इसी तरीके से उन्होंने क्या बोला, मतलब हमारे स्टीफन हॉकिंग्स ने क्या बोला, वो बोलते हैं कि कोई दूसरा एक गोला होगा, कोई दूसरा जगत होगा, कोई दूसरा यूनिवर्स होगा, वहाँ से एलियंस आए, और एलियंस ने क्या किया, हमारे लाइफ में हमारे अर्थ में जो लाइफ थी, उनके छोटे छोटे स्पोर्स बहुत सारे क्या किए, अर्थ में ऐसे ही डाल दिए,
और इसके बाद धीरे से क्या हुआ, ये स्पोर जर्मिनेट हुए और इससे क्या बना, प्लांट्स बने, इससे क्या बना, एनिमल्स बने, है ना, कॉकरोच बना, बहुत सारी चीज़ें, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के स्पोर्स आए और ये क्या हुए, जमे, जर्मिनेट हुए और पूरी लाइफ बनी। ठीक है, इसी तरीके से बिग बैंग थ्योरी क्या बोलती है, बिग बैंग थ्योरी मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड है। क्यों, ये सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड थ्योरी क्यों है, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ों के बनने के, बहुत सारी चीज़ों के क्रिएशंस को उत्तरदायी होती है, बहुत सारी चीज़ों को बता देती है कि हाँ भाई ये ऐसे बना है, ये ऐसे बना है, और ये सारी चीज़ों के आंसर अगर हम किसी थ्योरी में खोजेंगे तो वो किस में हमको मिल जाएगा, बिग बैंग थ्योरी में। ये जरूरी नहीं है कि बिग बैंग थ्योरी सही ही हो या कॉस्मिक पेनिस्पर्मिया थ्योरी सही ही हो, या बहुत सारी लाइफ की इवोल्यूशन की बहुत सारी थ्योरीज दी गई हैं, जरूरी नहीं कि सारी सही हो, बट मोटे मोटे तौर पे अगर हमें किसी चीज़ को समझना है तो वो कहाँ पे समझ सकते हैं हम, बिग बैंग थ्योरी में। इसलिए बिग बैंग थ्योरी सबसे ज़्यादा क्या है, मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड। बिग बैंग थ्योरी को हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, है ना, अपने इवोल्यूशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, बट अभी आपको इतना समझ लेना है कि लाइफ कैसे आई। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। तो लाइफ की एग्जिस्टिंग के जो सबसे बेसिक यूनिट है, जो फंडामेंटल यूनिट है, अगर हम कहें लाइफ एक बहुत बड़ा ब्रॉड टर्म है ना, अगर लाइफ आपका एक बहुत बड़ा घर है पूरा, तो लाइफ की जो सिंपल स्ट्रक्चर है, मतलब जैसे घर, एक पूरा घर होता है, लेंटर होता है, उसमें छत होती है, उसमें दीवारें होती हैं, तो उसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, ब्रिक, ईंट होती है। ठीक है, तो जिस तरीके से आपके हाउस की जो यूनिट है वो क्या है, ईंट है, ब्रिक है, इसी तरीके से जो लाइफ की यूनिट है वो क्या है, लाइफ की यूनिट क्या है, सेल। ठीक है, सेल को हिंदी में क्या बोलते हैं, कोशिका। लाइफ, तो मैं क्या बता रहा था, जिस तरीके से हमारे पूरे घर की जो बेसिक यूनिट है, हमारे घर की जो फंडामेंटल यूनिट है, मूलभूत इकाई है, वो क्या है, ईंट, ब्रिक। इसी तरीके से जो हमारी पूरी लाइफ है, उस लाइफ की जो बेसिक यूनिट है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या है हमारी, सेल। ठीक है, कोशिका। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या है, कोशिका या सेल। आपको ये क्वेश्चन कई बार वनडे एग्जाम में पूछा गया, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ और व्हाट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब जीवन की मूलभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है। तो क्या आंसर दोगे आप, क्या आंसर टिक करके आओगे, सेल। बहुत सारे ऑप्शन लिखे होंगे, सेल लिखा होगा, टिश्यू लिखा होगा, ऑर्गन लिखा होगा, ऑर्गन सिस्टम, है ना, तो कोशिका, ऊतक, बहुत सारी चीज़ें लिखी होंगी, लेकिन आपको किस में टिक करके आना है, कोशिका में, सेल में टिक करके आना है। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। तो आज का जो हमारा पूरा लेक्चर है, जो हम आज पढ़ने वाले हैं अपने 10, 15, 20 मिनट की क्लास में, वो हम क्या समझेंगे, ओवरव्यू समझेंगे, सेल का ओवरव्यू, कि सेल में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेल से। सेल क्या है, सेल को हिंदी में क्या बोलते हैं, कोशिका, और ये क्या है, जीवन की मूलभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। इस बात को बहुत ज़्यादा गौर करने वाली है ये बात, कि संरचनात्मक और क्रियात्मक का क्या मतलब होता है, मतलब स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट सेल को क्यों बोला जाता है। एक तो ये इसका पूरा स्ट्रक्चर बनाती है, एक तो मतलब हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर बना है, हम किससे बने हैं, वो किससे बने हैं, कोशिका से। तो ये तो हो गई उसकी स्ट्रक्चरल यूनिट। और कोशिका के अंदर जो भी काम हो रहा है, मेटाबॉलिज्म हो रहा है, या हमारी ग्रोथ हो रही है, या रिप्रोडक्शन हो रहा है, कोई भी चीज़ हो रहा है, तो वो कैसी यूनिट है, फंक्शन कर रही है, वो उसका कार्य कर रही है, क्रिया कर रही है, तो वो कैसी यूनिट है, क्रियात्मक इकाई है। मतलब फंक्शनल तो है ही, स्ट्रक्चरल तो है ही, और साथ में क्या है, फंक्शनल। तो ब्रॉड एक बेसिक जो इसकी डेफिनेशन दी जाती है, वो क्या दी जाती है, सेल इज अ व्हाट, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल। स्ट्रक्चरल मतलब संरचनात्मक, और फंक्शनल मतलब क्रियात्मक। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये कोशिका क्या है, हमारे शरीर की क्या है, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। ठीक है, अब चलते हैं सेल के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। ठीक है, क्या देख लेते हैं, सेल के स्ट्रक्चर को देखते हैं, सेल दिखती कैसे। ठीक है, तो अब चलते हैं स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, सेल दिखती कैसी है। ठीक है, अगर हम बेसिकली एक सेल को देख लें, चाहे वो प्लांट या एनिमल, तो हम समझ जाएंगे मोटे मोटे कि हमारी सेल का स्ट्रक्चर होता कैसा है, एक्चुअली में सेल होती क्या है। ठीक है, अभी जो मैंने आपके सामने बोर्ड पे सेल बनाई है, वो कौन सी सेल है, प्लांट सेल। कौन सी सेल है, प्लांट सेल, या हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, पादप कोशिका। ठीक है, कौन सी कोशिका है ये, पादप कोशिका, मतलब प्लांट सेल। ठीक है, चलिए, तो प्लांट सेल और एनिमल सेल बेसिकली दो ही टाइप की सेल हैं। हमने अभी तक जितना भी पढ़ा,
हम लोगों को जो वनडे एग्जाम में क्या समझना है, 2 टाइप की सेल होती है, कौन कौन सी, प्लांट सेल और एनिमल सेल। अगर हम प्लांट सेल को पूरा पढ़ लें और उससे कुछ स्ट्रक्चर्स को डिवाइड कर दें या कुछ स्ट्रक्चर्स को हटा दें, माइनस कर दें, तो हमारी क्या बन जाएगी, एनिमल सेल। ठीक है, देखो ये हमारी प्लांट सेल है। ठीक, प्लांट सेल के सबसे बाहर क्या होता है, सबसे बाहर एक लेयर होती है, सबसे बाहर एक झिल्ली होती है। इस जो मैं रेड कलर से बना रहा हूँ, इस झिल्ली को क्या बोलते हैं, इस लेयर को क्या बोलते हैं, इस लेयर को बोलते हैं सेल वॉल। क्या बोलते हैं, सेल वॉल। सेल वॉल या हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, कोशिका भित्ति। क्या बोलते हैं इसको, कोशिका भित्ति। ठीक है, ये हमारी क्या है, सबसे बाहर लेयर। जब मतलब अगर हम किसी के घर में घुसेंगे, सेल समझ लीजिए एक घर है ना, इसको आप सब पहली बात तो 3D में समझिए। मैं आपको बोर्ड में किस में पढ़ा रहा हूँ, 3D 2D में, बट आपको समझना है किसमें, 3D में। जैसे कि एक सर्कल आप खींचते हो, एक बोर्ड पे आप एक सर्कल खींचते हो, वो कैसा होता है, 2D 2 डायमेंशन में होता है। एक उसका एक्स एक्सिस और दूसरा वाई एक्सिस। ठीक, मैंने ये गोला बनाया, ये सर्कल बनाया। ठीक है, मैथ्स में थोड़ी बहुत मैथ्स आपने पढ़ी होगी, तो ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, तो ये क्या है हमारा सर्कल। ठीक है, बट अगर हम इसी को 3 डायमेंशन में देखेंगे, 3 डायमेंशन में देखेंगे, तो सर्कल कैसा दिखता है, स्फीयर की तरह दिखता है। किसकी तरह दिखता है, गेंद की तरह दिखता है, गोले की तरह दिखता है। इसी तरीके से जब हम सेल को देखते हैं, मैं तो आपको 2D में बता रहा हूँ, मैं तो आपको बोर्ड में समझा रहा हूँ, बट आप इसको विजुअलाइज करिए, बिकॉज लॉजिक टेक्स यू ए फ्रॉम बी। अगर आपके पास लॉजिक है तो आप ए से बी तक जा सकते हो, लेकिन अगर आपके पास इमेजिनेशन है ना, तो आप बहुत दूर तक, जहाँ तक मैं सोचना चाहूँगा, मैं जहाँ तक आपको सोचवा सकता हूँ, वहाँ तक आप जा सकते हो। तो इतना समझो कि जैसे सर्कल होता है, कैसा होता है, सर्कुलर। ठीक है, दो एक्सिस में देखते हैं, एक्स और वाई एक्सिस में, तो वो कैसा दिखता है, सर्कल की तरह। बट अगर इसको हम 3 एक्सिस में देखते हैं, 3 एक्सिस में, मतलब 1 एक्स, दूसरा वाई और तीसरा जेड, तीनों एक्सिस में देखते हैं, तो कैसा दिखता है, गोला। इसी तरीके से हमारी सेल होती है। सेल कितने एक्सिस में दिखाई देती है, 3 एक्सिस में दिखाई देती है। मतलब इसको 3D में आप समझिए, एक गोला है, उस गोले के अंदर जाना है हमको। तो गोले के अंदर जाने के लिए आपने कभी बॉल देखी होगी, जिस बॉल से आप बचपन में खेलते होगे, जो कॉर्क की बॉल होती है, उसके अंदर क्या होता है, एक कॉर्क होता है, और कॉर्क के ऊपर क्या होता है, लेदर चढ़ा होता है। सबसे अंदर क्या होता है, काफ़ी मजबूत कॉर्क होता है, और कॉर्क के अंदर ऊपर क्या चढ़ा होता है, बहुत सारा लेदर चढ़ा होता है। बस उसी को आप इमेजिन करिए, उसी को आप विजुलाइज करिए। हम किधर से चल रहे हैं, हम लेदर की तरफ से चल रहे हैं, और कहाँ पहुँच रहे हैं, कॉर्क के पास पहुँच रहे हैं, कॉर्क के साइड में पहुँच रहे हैं। हमारा कॉर्क क्या है, कॉर्क हमारा है न्यूक्लियस। क्या है हमारा, कॉर्क हमारा क्या है, न्यूक्लियस, और क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, केंद्रक। ठीक है, कॉर्क हमारा क्या है, केंद्रक, और जो उसके बाहर का लेदर है, जो उसके बाहर का चमड़ा है, वो क्या है, वो कोशिका भित्ति है, वो क्या है, हमारी सेल वॉल। ठीक है, ये कॉर्क, ये जो कॉर्क के ऊपर जो लेदर चढ़ा हुआ है, ये सिर्फ पादप कोशिकाओं में होता है, मतलब प्लांट सेल में होता है। तो यहाँ से एक डाउट हमारा क्लियर हो गया कि प्लांट सेल में क्या पाया जाता है, प्लांट सेल में क्या पाया जाता है, सेल वॉल। क्या पाया जाता है, सेल वॉल। और एनिमल सेल्स में क्या नहीं पाई जाती है, सेल वॉल। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। मतलब सेल वॉल प्लांट्स में तो होती है, मतलब पादपों में तो होती है, मगर जो हमारे एनिमल्स होते हैं उनमें सेल वॉल नहीं होती। क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है कि ये 4 आपको ऑप्शन दे देगा, ऐसे नहीं पूछेगा प्लांट या एनिमल, ऐसे पूछेगा एक तुलसी का पौधा है और एक चूहा है, तो इन दोनों की किसकी सेल में सेल वॉल या किसकी सेल में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो आप क्या आंसर टिक कर क्या होगे, तुलसी के पौधे के कोशिका में पाई जाती है, और किस में नहीं पाई जाती है, रैट में, चूहे में नहीं पाई जाती है। तो चूहा हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, वापस आते हैं, क्वेश्चन यहाँ पे कर लिया। दूसरा हम लोग अपने सेल पे आते हैं। तो सेल पे सबसे बाहर क्या था, सबसे बाहर थी हमारी सेल वॉल, और सेल वॉल के अंदर घुसे, जैसे हम सेल वॉल के अंदर घुसते हैं तो हमें क्या मिलती है, बीच में एक मिडिल लैमेला मिलती है। क्या मिलती है, मैं जो ग्रीन कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ, रेड के जस्ट बाद क्या है, ये ग्रीन कलर से, ये हमारी मिडिल लैमेला है। क्या है, मिडिल लैमेला। ये मिडिल लैमेली क्या करती है, इधर लिख देता हूँ, आपको दिखाई नहीं देगा। मिडिल लैमेला, मिडिल लैमेला क्या होता है, मिडिल लैमेला एक सेल को दूसरे सेल से जोड़ती है। ठीक है, कॉर्क से समझते हैं, अपनी कॉर्क की गेंद से समझते हैं। हम बाहर से निकले तो हमारा जो चमड़ा था वो क्या था, हमारी कोशिका भित्ति या क्या थी, सेल वॉल। अब जो हम उसके अंदर चलते हैं, मतलब हम अपने कॉर्क की तरफ चल रहे हैं, चमड़े से किधर की तरफ चल रहे हैं, कॉर्क की तरफ। तो कोशिका भित्ति या सेल वॉल के जस्ट बाद जो दूसरी लेयर आएगी ना, जो मैं इस तरीके से जिगजैग लाइन में बना रहा हूँ, टेढ़ी मेढ़ी लाइन में बना रहा हूँ, ये हमारी क्या है, मिडिल लैमेला। इसके जस्ट बाद क्या पाई जाती है, मिडिल लैमेला। ठीक है, इस बात को याद रखना। और इसका काम क्या होता है, ये जो मिडिल लैमेली होती है, मिडिल लैमेला होता है,
ये दो सेल को आपस में क्या करती है, जोड़ के रखती है। ठीक है, कोई भी चीज़ अगर आ रही है तो क्या करती है, दोनों को आपस में जोड़ के रखती है। और जब ये मिडिल लैमेला एक दूसरे को जोड़ती है तो इसी टाइम पे जो बाहर के सेल वॉल है ये क्या करती है, दोनों सेल की बाउंड्री को शेयर करती है। ठीक है, नहीं समझ में आया मुझे पता है। दोनों सेल की बाउंड्री को कैसे शेयर करती है, आप ये समझ लीजिए कि सॉरी, यूँ समझ लीजिए कि जैसे आपका ये कमरा है, एक कमरे में आप रहते हो और दूसरे कमरे में आपके भाई रहता है, दूसरा भाई। ठीक है, तो इन दोनों कमरे के बीच की जो दीवार है, उस दीवार पे एक लेंटर जो होता है, जो उस पर छत होती है, वो क्या होती है, कॉमन। ठीक है, आप इस कमरे के लिए ये वाली दीवार और इस कमरे के लिए ये सेम दीवार दो बार नहीं बनवाते हो, इसी का दीवार से क्या करते हो, दोनों कमरे को काम चला लेते हो। तो इसी तरीके से दोनों सेल के बीच की जो कॉमन वॉल होती है, जो कॉमन दीवार होती है, वो क्या होती है, सेल वॉल। कोशिका भित्ति दोनों सेल की कॉमन दीवार है। मतलब आप इस सेल की सेल वॉल को भी वही सेल वॉल बोलेंगे और इस सेल की सेल वॉल को भी वही सेल वॉल बोलेंगे। ठीक है, बात समझ में आती है। अब हम चलते हैं अंदर की तरफ। अंदर क्या पाया जाता है, जैसे ही हम इसके अंदर पहुंचते हैं, वॉल के अंदर जैसे हम घुसते हैं तो हमें क्या समझ में आता है कि वहाँ बहुत सारा पानी भरा है। ठीक है, सब कुछ 3D में समझिए, क्या भरा है उसमें, बहुत सारा पानी भरा है और थोड़ा सा क्या है, गाढ़ा, जैसा शहद होता है ना, उसी तरीके से थोड़ा विस्कस है, थोड़ा गाढ़ा पानी है। तो इस पानी को ये जो द्रव्य भरा होता है, ये जो पानी भरा होता है उस बॉल के अंदर, इस पानी को क्या बोलते हैं, इस पानी को बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। ठीक है, बात समझ में आती है। और इसी साइटोप्लाज्म, मान लो आपका गाढ़ा गाढ़ा सा शहद है और उस शहद में आप बहुत छोटे छोटे से खिलौने डाल दो। ठीक है ना, आप किंडर जॉय में बच्चे खाते हैं, उसमें जो बहुत सारे खिलौने निकलते हैं वो उसको इसमें ऐसे ऐसे डाल दो, तैरते रहेंगे। तो ये जो खिलौने हैं, ये जो सेल के अंदर जो खिलौने हैं, जो जीव द्रव्य में या फिर साइटोप्लाज्म में जो टहल रहे हैं, इनको क्या बोला गया, सेल ऑर्गेनेल्स। क्या बोला गया, सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, या कोशिकांग। क्या बोला गया, इसको क्या बोला गया, कोशिकांग। ठीक है, इतनी बात समझ में। अब एक मैंने आपको इतना कॉन्सेप्ट बताया, अब इसमें एक कॉमन एक क्वेश्चन है, आप लोग बताओ कि जब मैं बॉल के अंदर घुसा, कॉर्क के, जब जैसे ही मैं लेदर के अंदर घुसा तो मुझे क्या मिला, एक तो कॉर्क मिला और बहुत सारे छोटे छोटे खिलौने आपस में खेलते हुए मिले। तो जो ये छोटे छोटे खिलौने हैं उनके साथ जो कॉर्क है, ये और ये दोनों ही कोशिकांग हैं, या सिर्फ 1 और 2 बोथ आर सेल ऑर्गेनेल्स, या फिर सिर्फ ये सेल ऑर्गेनेल है या ये सेल ऑर्गेनेल है। 2 मिनट वीडियो पॉज करो और सोचो कि ये क्या न्यूक्लियस भी सेल ऑर्गेनेल है या सिर्फ छोटे छोटे खिलौने दोनों ही कोशिकांग हैं। ठीक है, अब सुनो, सेल को जो हम बेसिकली मेन 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, इस डिवीजन से ही आपको समझ में आ जाएगा क्या डिवीजन होता है इसका। एक तो साइटोप्लाज्म और दूसरा क्या होता है, सेल ऑर्गेनेल। क्या होता है, साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनेल। साइटोप्लाज्म क्या है, जो इसके अंदर का जीव द्रव्य है, जो इसके अंदर पानी भरा है, और सेल ऑर्गेनेल क्या है, जो इस द्रव्य के अंदर जो चीज़ें टहल रही हैं, इधर उधर घूम रही हैं। तो आपको पता है वो कॉर्क भी अगर पानी में रखोगे तो वो भी इधर उधर घूमेगी, उसके खिलौने भी घूमेंगे, मतलब उसके कोशिकांग भी घूमेंगे, और ये उसका जो बीच का जो मिडिल पार्ट है, जो कॉर्क है, वो भी आसपास घूमेगा। तो ये भी क्या हो गया, कोशिकांग, ये भी क्या हो गया, सेल ऑर्गेनेल। ठीक है, तो सेल की दो क्लासिफिकेशन, सेल को अगर 2 पार्ट में डिवाइड करें, कौन कौन से, साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनेल। अब ये जो सेल ऑर्गेनेल है ना, न्यूक्लियस और इसके साथ के जो आसपास के सेल ऑर्गेनेल है, बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेमिनल साइकिल्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इन सारी चीज़ों को हम लोग डिटेल्ड डिस्कस करेंगे। बल्कि हमने 2 कैटेगरी आपको बताई थी, 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। किसमें, एक तो साइटोप्लाज्म, किसमें डिवाइड किया गया है, एक तो साइटोप्लाज्म और दूसरा सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, साइटोप्लाज्म को क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य। क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य। और सेल ऑर्गेनेल्स को क्या बोलते हैं, कोशिकांग। ठीक है, यहाँ तक हमने समझ लिया था। सेल ऑर्गेनेल्स में मैंने आपको बताया था, एक बॉल होती है। ठीक है, बॉल के ऊपर एक लेदर चढ़ा होता है और उसके अंदर एक कॉर्क होता है। कॉर्क हमारा क्या हो गया, न्यूक्लियस, और लेदर के और कॉर्क के बीच में जितना भी फ्लूइड भरा होगा, जितना भी वाटर भरा होगा, जैसे कि शहद मैंने बताया था थोड़ा गाढ़ा होता है, विस्कस होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य। ठीक है, अब मैंने बोला सेल के 2 पार्ट है, साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनेल्स। साइटोप्लाज्म क्या हो गया, वो फ्लूइड हो गया, वो द्रव्य हो गया जो सेल के अंदर भरा होता है। हमको समझना क्या है, कोशिकांग क्या क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स क्या क्या होते हैं, ये सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं कि सेल ऑर्गेनेल क्या क्या होते हैं और इनके फंक्शन क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक तरफ से स्टार्ट करते हैं।
हम अगर बात करें सबसे पहले किसकी, न्यूक्लियस की, ठीक है। न्यूक्लियस को हिंदी में क्या बोलते हैं, केंद्रक, ठीक। न्यूक्लियस की बात करते हैं, केंद्रक की बात करते हैं, फिर से वही बात, सेल बना लेते हैं हम, ये हमारी सेल है, और मोस्टली हमेशा सेंटर में, मतलब उसके केंद्र में क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है, केंद्र में, सेंटर में पाया जाता है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, केंद्रक। केंद्र में पाया जाने वाला स्ट्रक्चर वो क्या कहलाता है, केंद्रक कहलाता है, ठीक है। केंद्रक क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है हमारा, ये 2 झिल्ली से मिलकर बना होता है, 2 मेम्ब्रेन से बनके बना होता है। तो अगर कई बार क्वेश्चन पूछा जाए कि केंद्रक कितनी झिल्लियों से बना होता है, तो ये कितनी झिल्लियों से बना होता है, दोहरी झिल्लियों से बना होता है, ठीक है। दोहरी झिल्लियों से मिलकर बना होता है, और जब ये दोहरी झिल्लियों से बना होता है तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ये क्या है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, ठीक है। कैसा है ये, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, ठीक। इतनी बात समझ में आती है, मतलब हमारा जो न्यूक्लियस है, जो हमारा केंद्रक है, वो कैसा है, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोशिकांग है ये। इसके बारे में कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछा गया है, क्योंकि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर पाया जाता है डीएनए। क्या पाया जाता है हमारा, डीएनए, ठीक। केंद्रक के अंदर क्या पाया गया, डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म कई बार पूछा जाता है, क्या बोलते हैं इसको, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। क्या मतलब होता है इसका, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। हमारी जितनी भी अनुवांशिक कैरेक्टर हैं, हमारे जितने भी हेरिडिटी कैरेक्टर हैं, वो किससे आते हैं, इसी डीएनए से आते हैं, ठीक है। और डीएनए कहाँ पाया जाता है, इस केंद्रक के अंदर पाया जाता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है, ये दोहरा स्ट्रक्चर होता है, मतलब इसकी 2 सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर होता है। जैसे आपने सीढ़ी देखी है घर में चढ़ने वाली, उस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। 2 उसकी सीढ़ियों के दो दराज, 2 खांचे होते हैं जैसे कि ऊपर चढ़ते हैं, और बीच में क्या होता है, बीच में इस तरीके से बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स लगे होते हैं। इस डीएनए के स्ट्रक्चर को हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि डीएनए क्या होता है, क्या काम करता है, कैसे ये डिप्लीकेट करता है, कैसे ये जीन बनाता है, कैसे प्रोटीन बनाता है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम लोग आगे डीएनए जब डिस्कस करेंगे, ठीक है। हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, कोशिकांग पढ़ रहे हैं, ठीक है। कोशिकांग के अंदर हमारा पहला कोशिकांग क्या है, न्यूक्लियस, मतलब कि केंद्रक। और केंद्रक कैसा है, दोहरी झिल्ली नुमा, और सबसे ज़्यादा जो उसमें इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर पाया जाता है, वो क्या पाया जाता है, हमारा डीएनए, ठीक है। जैसे मैंने बात करी थी, जब हम कमरे के अंदर घुस रहे थे, जब हम बॉल के अंदर घुस रहे थे, तो बाहर से जब हम अंदर की तरफ घुसे तो हमें क्या मिला था, सबसे पहले मिली थी हमको सेल वॉल। याद कीजिए, कोशिका भित्ति मिली थी, और कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है, प्लांट्स में पाई जाती है, मतलब पादपों में पाई जाती है। इसी तरीके से जब हम कोशिका के अंदर घुसे, जब हमने हम जो कॉर्क की हमारी बॉल थी, उसकी जो लेदर था, चमड़े के अंदर घुसे, तो हमको बहुत सारा फ्लूइडी सब्सटेंस मिला था, बहुत सारा वाटरी सब्सटेंस मिला था, पानी वाला तरल पदार्थ मिला था। उसको हमने क्या बोला था, साइटोप्लाज्म। क्या बोला था हमने, साइटोप्लाज्म, ठीक है। हमने क्या बोला था उसको, साइटोप्लाज्म। कहाँ भरा होता है, इस जगह पे। इसी तरीके से जब हम उस कॉर्क के अंदर घुसते हैं, ठीक है, क्या बताया था मैंने, कॉर्क होता है, और कॉर्क के बाहर क्या चढ़ा होता है, चमड़ा, ठीक है, लेदर चढ़ा होता है। तो जब हम इस कॉर्क के अंदर घुसते हैं, इस ब्लैक वाले पोर्शन के अंदर घुसते हैं, इस कॉर्क के अंदर जाते हैं, तो हमको फिर से क्या मिलता है, फिर से थोड़ा सा वाटरी सब्सटेंस मिलता है, थोड़ा सा पानी मिलता है, लेकिन इस बार वो पहले से ज़्यादा गाढ़ा होता है, ठीक है। पहले से ज़्यादा गाढ़ा होता है, मतलब शहद से भी गाढ़ा। और उस सब्सटेंस को, जो सब्सटेंस न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, जो तरल पदार्थ न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, इधर देखो, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। कोशिका का द्रव्य साइटोप्लाज्म, और न्यूक्लियस का द्रव्य क्या हुआ, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है, ये क्या है हमारा, न्यूक्लियोप्लाज्म। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब हम न्यूक्लियस के भी अंदर जाते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस। क्या पाया जाता है, न्यूक्लियोलस, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है। सब जब हम न्यूक्लियस के अंदर गए तो क्या मिला हमको, न्यूक्लियोलस, ठीक है। न्यूक्लियस मतलब केंद्रक, और न्यूक्लियोलस मतलब केंद्रिका। क्या मिला, केंद्रिका, ठीक है। न्यूक्लियोलस का क्या काम होता है, जैसे मैंने बताया, न्यूक्लियस में डीएनए पाया जाता है, मतलब केंद्रक के अंदर डीएनए पाया जाता है। इसी तरीके से जो न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोलस होता है, उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है, वो क्या करता है, आरएनए बनाता है। क्या बनाता है, न्यूक्लियोलस का क्या काम होता है, आरएनए बनाना, ठीक है। क्या काम होता है न्यूक्लियोलस का, आरएनए बनाना, ठीक है, आरएनए सिंथेसिस, ठीक। और आरएनए सिंथेसिस करता है, मतलब राइबोसोम बनाता है, ठीक है। क्या बनाता है, राइबोसोम। इस बात को आप याद रखिए
कि न्यूक्लियो के अंदर न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियोलस के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है, राइबोसोम। और राइबोसोम का क्या काम होता है, ठीक है, इसको आप समझिए इस तरीके से। राइबोसोम का क्या काम होता है, राइबोसोम प्रोटीन बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। क्या बनाता है, प्रोटीन, ठीक है। अब आप कहोगे ये प्रोटीन क्या नई बला आ गई, प्रोटीन को कैसे समझें हम, तो आप ऐसा समझिए कि जैसे आपकी आँखों की पुतली किसी की भूरी होती हैं, किसी की नीली होती हैं, किसी की पीली होती हैं, बहुत, और मोस्टली लोगों की कैसी होती है, काली। तो जो कलर करने के लिए, आपकी आँखों की पुतली को कलर करने के लिए जो प्रोटीन रेस्पॉन्सिबल है, वो प्रोटीन बनाने के लिए कौन हेल्प करता है, राइबोसोम। बट जो आपकी आंखों की पुतली है उसको बनाता कौन है, उस कलर को कौन बनाता है, आपका डीएनए। और डीएनए का भी कौन सा हिस्सा, डीएनए का बहुत ही छोटा सा पार्ट जिसको क्या कहते हैं, जीन। जीन का कॉन्सेप्ट आप समझ लो, बहुत लोग बहुत जगह आपने बायो पढ़ा होगा, आपको यही नहीं पता होगा कि जीन क्या होता है। जैसे कि ये आपका डीएनए है और डीएनए का एक छोटा सा पार्ट, आपको पता है एक डीएनए जो 2.2 मीटर लंबा होता है, उस एक डीएनए में लगभग 30,000 से भी ज़्यादा जीन होते हैं। कितने, 30,000 से भी ज़्यादा जीन होते हैं, ठीक है। 2.2 मीटर लंबे डीएनए में, 2.2 मीटर लंबे डीएनए में 30,000 से भी ज़्यादा जीन होते हैं। लेकिन उस डीएनए का एक छोटा सा हिस्सा जो आपके एक कैरेक्टर को डिसाइड कर रहा है, आपके एक कैरेक्टर को डिसाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको क्या बोलते हैं, जीन। आपके बाल का कलर काले हैं, आपका स्किन का कलर गोरा है, आपके बॉडी में कोई भी स्ट्रक्चर जो डिफरेंट दिखता है दूसरे से, वो आपके डीएनए के अंदर जो छोटा सा सेट ऑफ डीएनए है, जीन, उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है आपके कैरेक्टर को डिसाइड करने के लिए। तो मान लो आपका ब्लैक वाला पूरा बड़ा सा डीएनए है और छोटा सा जो मैंने रेड कलर में बनाया वो क्या है, जीन। क्या है, जीन। जीन को आप एकदम याद कर लो, एकदम समझ लो जीन का कॉन्सेप्ट, क्योंकि जीन ही वो चीज़ है जो आपके कैरेक्टर को डिसाइड करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। मेंडल ने बहुत सारे जीन पे रिसर्च किया था, जीन के बहुत सारे उसके कैरेक्टर दिए थे। उसने बताया था कि अगर बड़े पौधे का जीन होगा या छोटे पौधे का जीन होगा, दोनों को हाइब्रिड करेंगे, डाई हाइब्रिड, मोनो हाइब्रिड, बहुत सारे क्रॉसेस मेंडल ने कराए। तो उन्होंने क्या बताया कि जीन एक फैक्टर है जो डीएनए का छोटा सा पार्ट होता है और किसी भी कैरेक्टर को डिसाइड करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो हमने अपना पहला जो हमारा सेल ऑर्गेनेल था वो पढ़ा, क्या, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया गया, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या बनाता है, राइबोसोम। और राइबोसोम किस में हेल्प करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में। आप ये मत समझ लेना सिर्फ प्रोटीन राइबोसोम बना देते हैं, नहीं, ये डीएनए का छोटा सा जीन और हमारा ये पूरा राइबोसोम कुछ इस तरीके का दिखता है, राइबोसोम 8, जैसे इंग्लिश का 8 होता है उस तरीके का दिखता है राइबोसोम, हमारा जीन। और बहुत सारी चीज़ें आपस में मिलकर एक मशीन तैयार करती हैं, एक मशीनरी तैयार करती हैं, और वो पूरी मशीनरी क्या बनाती है, प्रोटीन बनाती है। और वो प्रोटीन क्या होती है, किसी भी कैरेक्टर को दर्शाती है, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है। इसके बाद जो न्यूक्लियस के अंदर का जो तरल पदार्थ होता है, द्रव्य होता है, उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। और जो डीएनए होता है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, डीएनए किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कैरेक्टर के लिए, और डीएनए का छोटा सा सेट जिसको जीन कहते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैंने शुरू में बताई थी, ये कैसा होता है, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। आपको जब मैं पूरी सेल पढ़ा दूंगा तो आपको बहुत सारे ऐसे सेल ऑर्गेनेल मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे कोशिकांग मिलेंगे जो डबल मेम्ब्रेनस होते हैं, और बहुत सारे ऐसे कोशिकांग मिलेंगे जो सिंगल मेम्ब्रेनस होते हैं, एक मेम्ब्रेन के। और जब आपसे क्वेश्चन पूछेगा 4 ऑप्शन दे देगा, ये मान लो सेल ऑर्गेनेल में 4 ऑप्शन आपको दे दिए, और 4 में पूछेगा कि इनमें से कौन सा डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल है या इनमें से कौन सा सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इस बात को याद रखना, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर कौन से होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर कौन से होते हैं, सेल के किस कोशिका के किस कोशिकांग का क्या काम होता है, कौन किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, और किस तरीके से उनकी वर्किंग होती है।